हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बढ़िया होंगे। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे केमिस्ट्री यानी कि रसायन शास्त्र का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पेपर। इस वीडियो में आप जो भी क्वेश्चन देखेंगे सभी क्वेश्चन जो है आने वाले 12th बोर्ड एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है, तो आप वीडियो को जरूर लास्ट तक देखिएगा। यदि आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, हिंदी और इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप हमारे वेबसाइट starkstudypoint.com पर विजिट कर सकते हैं। वहाँ पर आपको जो है सभी विषयों का क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा प्रैक्टिस करने के लिए, साथ ही साथ सभी विषयों का स्टडी मटेरियल भी मिल जाएगा अध्ययन करने के लिए। तो आप हमारे इस वेबसाइट पर ज़रूर विजिट कीजिएगा। वेबसाइट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आज का जो है केमिस्ट्री का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर क्वेश्चन नंबर 1 से। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 पूछ रहा है कि निम्नलिखित में कौन शीतक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन रेफ्रिजरेंट। तो रेफ्रिजरेंट का जो काम करता है दोस्तों, इन सभी में आप नाम सुने होंगे क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन एक ऐसा कंपाउंड है जो कि शीतक के रूप में काम करते हैं, ठीक है। और इसका यूज जो है रेफ्रिजरेटर, एसी इत्यादि में जो है इसका यूज किया जाता है। तो एक का जो है सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सबसे प्रबल लेविस अम्ल है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट लेविस एसिड। तो लेविस एसिड ऐसा कंपाउंड होता है दोस्तों जो आसानी से इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेता है, ठीक है। तो इन सभी में जो है जो सबसे आसानी से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा वही जो है स्ट्रॉन्गेस्ट लेविस एसिड होगा, ठीक है। तो इन सभी में जो है Bi3 जो है, ठीक है, बोरोन ट्राई आयोडाइड, ये जो है स्ट्रॉन्गेस्ट लेविस एसिड होता है क्योंकि ये जो है सबसे आसानी से इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेता है। तो 2 का जो है सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी, Bi3, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत अपघट्य का उदाहरण है एन एग्जाम्पल ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट। तो इसमें बताना है दोस्तों कि कौन जो है विद्युत अपघट्य का उदाहरण है। तो विद्युत अपघट्य का मतलब हो गया, इलेक्ट्रोलाइट का मतलब हो गया कि जो जल में जाकर जो है विभिन्न भागों में टूट जाता है, ठीक है, आयन के रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो इन सभी में दोस्तों सोडियम एसीटेट जो है एक प्रकार का इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है। ये जब वाटर से रिएक्शन करते हैं तो ये आयन में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो 3 का जो है सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी, सोडियम एसीटेट, ठीक है। बाकी जो है शुगर हो गया, यूरिया हो गया, बेंजीन हो गया, ये न्यूट्रल मोलिक्यूल होते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किसमें अधिकतम अयुग्मित डी इलेक्ट्रॉन है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन। देखिए दोस्तों, इसके लिए आपको जो है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आना चाहिए। अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन नहीं सीखे हैं तो आपको जो है ये क्वेश्चन नहीं होगा। इसलिए आप जो है सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सीखिए। इससे आप पता कर सकते हैं कि किस डी ऑर्बिटल में जो है मैक्सिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। तो ये सभी एलिमेंट का जो है एक एक करके जो है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं, फिर पता करते हैं कि किस में जो है ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। सबसे पहले जिंक का देखते हैं दोस्तों, जिंक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो जिंक का जो है एटॉमिक नंबर होता है 30 होता है। और यहाँ पर देखते हैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो देखिए आर्गन जो है गया यहाँ पर एक नोबेल गैस है, क्योंकि इसके नज़दीक का जो है नोबेल गैस है आर्गन, इसलिए इसका जो है आर्गन हो गया 18। इसके बाद 4s 18 2 20 और 10 30 हो गया इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो यहाँ से देखिए +2 है, इसका मतलब ये है 2 इलेक्ट्रॉन जो है लूज कर दिया है। तो केवल डी में जो है 3d10, यानी कि डी ऑर्बिटल में टोटल 5 ऑर्बिटल होते हैं और पाँचों मिलाकर टोटल जो है मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। तो इसका जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो D10 हो जाएगा। और यहाँ पर देख सकते हैं डी में जो है एक भी जो है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, यानी कि डी जो है पूरा फुल है, ठीक है। इसलिए इसमें जो है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या हो जाएगी 0। दूसरा है कि आयरन जो है इसका एटॉमिक नंबर होता है 26 और यहाँ पर +2, इसमें भी जो है 2 इलेक्ट्रॉन का जो है लूज हुआ है। तो इसमें जो है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो आर्गन हो गया 18 2 20 6 26, ठीक है। यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन जो है लूज हो गया, तो यानी कि D6, यानी कि डी में जो है टोटल इलेक्ट्रॉन की संख्या हो जाएगी 6। तो इस तरह से जो है इसमें जो अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं कि डी में जो है टोटल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या जो है 4 है, ठीक है। उसी तरह से कॉपर 29 है, इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो 4sn और यहाँ पर D10 हो जाएगा। और यहाँ से अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 2 इलेक्ट्रॉन लूज होगा तो एस से 1 इलेक्ट्रॉन और डी से 1 इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह से जो है डी में 9 इलेक्ट्रॉन बचता है और इसका जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो इसमें जो है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 होगी। उसी तरह से निकेल का जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो इसमें जो है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 होगी। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि मैक्सिमम जो है इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की जो संख्या होगी डी ऑर्बिटल में
तो किसकी होगी, तो आयरन की होगी, यानी कि Fe2+ की। तो यहाँ पर जो है 4 का जो है सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी, Fe2+। ठीक है, तो आप जो है इस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को याद रखिएगा, ध्यान में रखिएगा, ताकि आप जो है इस तरह का जो है सवाल को जो है आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि संक्रमण धातु का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ ट्रांजिशन मेटल। तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है दोस्तों ट्रांजिशन मेटल। ट्रांजिशन मालूम होगा दोस्तों कि ट्रांजिशन मेटल जो है डी ब्लॉक एलिमेंट को जो है ट्रांजिशन मेटल कहा जाता है। ठीक है, तो इसका जो है जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है N-1D, 1 से लेकर 10 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम रख सकता है, और NS होगा यहाँ पर 1 से लेकर 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर होगा NS यानी कि 1 से लेकर 2 इलेक्ट्रॉन। तो 5 का जो है सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन अक्रिस्टलीय या बेरेवेदार ठोस है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन क्रिस्टलाइन और एमोर्फस सॉलिड। तो इनमें से कौन एमोर्फस सॉलिड है, देखिए डायमंड हो गया, ग्रेफाइट हो गया, कॉमन साल्ट हो गया, ये सभी जो है दोस्तों क्रिस्टलाइन सॉलिड है। लेकिन ग्लास जो है, जिसके कांच कहते हैं हिंदी में, ये जो है एक प्रकार का एमोर्फस सॉलिड है। ठीक है, तो 6 का जो है सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी, ग्लास यानी कि कांच जो है एमोर्फस सॉलिड है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि लूनर कास्टिक का रासायनिक सूत्र है, द केमिकल फार्मूला ऑफ लूनर कास्टिक। तो लूनर कास्टिक का जो केमिकल फार्मूला होता है ये होता है सिल्वर नाइट्रेट। ठीक है, तो 7 का जो है सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर CaGNO3। ठीक है, तो 7 का सही आंसर हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन आयन के रंगीन होने की संभावना है, Which of the following ion is expected to colored। देखिए दोस्तों, आयन वही होता है जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, वही आयन जो है कलर देगा। इसके लिए भी आपको जो है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आना चाहिए। अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आता है तो आप पता कर सकते हैं कि किस में जो है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, और जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे वो जो है कलर देगा। तो यहाँ पर देखते हैं, फिर से निकेल का जो है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे। यहाँ पर निकेल का अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखेंगे दोस्तों, तो निकेल में जो है इसका जो एटॉमिक नंबर होता है 28 होता है। इसका जो है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो गया Ar आर्गन 18 हो गया, 4s2 3d8। तो यहाँ से जो है 2 इलेक्ट्रॉन लूज होगा तो ये D38 हो जाएगा। तो D8 में जो है देखते हैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। सबसे पहले एक एक में भराएगा तो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जो है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की जो संख्या है यहाँ पर 2 है। इसी तरह से Cu+ में देखते हैं तो इसका जो है एटॉमिक नंबर होता है कॉपर का 29। इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे तो हो जाएगा Ar आर्गन, मतलब कि इसका जो है 18 हो गया, फिर 18 1 19 19 10 29। तो आप देख सकते हैं Cu+ है, Cu+ यानी कि एक इलेक्ट्रॉन का यहाँ पर लूज होगा, तो एक इलेक्ट्रॉन लूज हो गया तो D10 हो गया। और D10 में जब देखेंगे तो इसमें जो है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या 0 है। इस तरह से आप देखेंगे कि सभी में जो है, बाकी सभी में जो है डी में जो है कोई भी इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड नहीं होगा, केवल जो है Na2+ में जो है 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसी के कारण ये जो है कलर देगा। तो 8 का जो है सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए, Na2+ जो है इसमें जो है कलर देने की संभावना है इसमें। ठीक है, तो 8 का सही आंसर हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किसे हरा थोथा कहते हैं, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड ग्रीन विट्रोल। ग्रीन विट्रोल दोस्तों फेरस सल्फेट को जो है, फेरस सल्फेट यानी कि FeSO4 × 7H2O को जो है ग्रीन विट्रोल कहा जाता है। तो 9 का जो है सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए, FeSO4 × 7H2O। ठीक है, जिसका जो है रासायनिक नेम होता है आयरन 2 सल्फेट। ठीक है, तो ये जो है ग्रीन विट्रोल का जो है क्या है, केमिकल फार्मूला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हीलियम का मुख्य स्रोत है, मेन सोर्स ऑफ हीलियम इज। तो इन सभी में दोस्तों हीलियम जो है सभी से पाया जाता है, लेकिन इसका जो मेन सोर्स होता है ये होता है मोनाजाइट। तो 10 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर सी, मोनाजाइट जो है। NCERT ने जो है, बिहार बोर्ड ने भी इसका जो है सही आंसर जो है मोनाजाइट को माना है, तो इसलिए जो है हीलियम का मेन सोर्स हो जाएगा यहाँ पर सी, मोनाजाइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एल्युमिनियम का अयस्क है, ओर ऑफ एल्युमिनियम इज। तो एल्युमिनियम जो है दोस्तों एक प्रकार का मेटल है, और इसका जो है मेन ओर्स होता है बॉक्साइट। बॉक्साइट से जो है एल्युमिनियम को प्राप्त किया जाता है, और बॉक्साइट का जो है फार्मूला होता है Al2O3 × 2H2O। ठीक है, ये जो है बॉक्साइट का फार्मूला है, कई बार यही एग्जाम में पूछ देता है, तो इनको भी आप याद रखिएगा। ये जो है एल्युमिनियम का मेन ओर्स होता है। तो 11 का सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए, बॉक्साइट।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि K4FeCN6 है, तो ये क्या है दोस्तों? ये जो है एक प्रकार का जो है कॉम्प्लेक्स साल्ट है, ठीक है। ये जो K4FeCN6 है दोस्तों, जिसे कहते हैं पोटासियम फेरोसाइनाइड। ये जो पोटासियम फेरोसाइनाइड है दोस्तों, ये जो है एक प्रकार का कॉम्प्लेक्स साल्ट है, क्योंकि ये इसका एक तो पहली बार इसका स्ट्रक्चर जो है कॉम्प्लेक्स होता है। इसके अलावा जो है ये जो है केटाइन और एनायन के द्वारा जो है एक दूसरे से बंधे रहते हैं, ठीक है, बॉन्डेड रहते हैं केटाइन और एनायन के द्वारा, इसीलिए जो है ये यानी कि फेरोसाइनाइड जो है यानी पोटासियम फेरोसाइनाइड जो है कॉम्प्लेक्स साल्ट होते हैं, ठीक है। तो 12 का जो है सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी, जटिल लवण यानी कि कॉम्प्लेक्स साल्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आयरन का महत्वपूर्ण अयस्क है, द इम्पोर्टेंट ओर्स ऑफ आयरन इज। तो आयरन का जो है इम्पोर्टेंट ओर्स जो है इम्पोर्टेंट अयस्क जो है ये है हेमेटाइट, ठीक है। तो 13 का जो है सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी, हेमेटाइट। और इसका जो फॉर्मूला होता है दोस्तों ये होता है Fe2O3, यानी कि जो है इसका केमिकल नेम होता है आयरन 3 ऑक्साइड। आयरन 3 ऑक्साइड जो है हेमेटाइट का फॉर्मूला होता है, आप इनको भी याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि पृथ्वी की सतह पर सर्वाधिक प्राप्त तत्व है, मोस्ट एबंडेंट मेटल ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ इज। तो अर्थ के सरफेस पे दोस्तों सबसे जो है ज़्यादा मात्रा में पाए जाने मेटल है वो है एल्युमिनियम। और ये एल्युमिनियम जो है दोस्तों फ्री रूप में नहीं पाया जाता है, मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता है, यह कंपाउंड के रूप में एलिमेंट के रूप में पाया जाता है, ठीक है। तो 14 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर बी, एल्युमिनियम जो है अर्थ सरफेस पर सबसे एबंडेंट मात्रा में पाए जाने वाला जो है मेटल है, ठीक है। तो 14 का सही आंसर हो जाएगा बी, एल्युमिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर से अगला यही क्वेश्चन है दोस्तों कि पोटासियम फेरोसाइनाइड में जो है यहाँ पर आयरन का जो है परसंकरण यानी कि हाइब्रिडाइजेशन बताना है। तो ये जो है दोस्तों आपको अभी ये बताया कि ये जो है एक प्रकार का कॉम्प्लेक्स साल्ट होते हैं और इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होते हैं ये होता है D2sp3। तो 15 का जो है सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर D2sp3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 कि एल्किन का समान सूत्र है, जनरल फार्मूला ऑफ एल्किन। तो एल्किन का जो फार्मूला होता है दोस्तों ये होता है CnH2n, ठीक है। और ये जो है एल्किन का फार्मूला है, तो आप इनको भी याद रखिएगा। तो 16 का जो है सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए, CnH2n। ये जो है एल्किन का है, ये एल्केन का है और ये एल्काइन का है, तो आप तीनों को याद रखिएगा। कई बार एग्जाम में एल्किन के जगह पर एल्काइन या एल्केन के पूछ लेता है, ठीक है। तो 16 का यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा CnH2n। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विटामिन सी इज। तो विटामिन सी का जो है केमिकल नेम होता है एस्कॉर्बिक एसिड। तो 17 का जो है सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी, एस्कॉर्बिक एसिड जो है विटामिन सी का केमिकल नेम होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि एल्केनॉल का समान सूत्र है, जनरल फार्मूला ऑफ एल्केनॉल। दोस्तों जब एल्केन के ग्रुप में OH ग्रुप ऐड हो जाता है तो उसे बोलते हैं एल्केनॉल। तो एल्केनॉल का जो है केमिकल फार्मूला यानी कि जनरल फार्मूला हो जाएगा ये हो जाएगा CnH2n+2 और O। तो 18 का जो है सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर CnH2n+2O। जैसे कि इथेनॉल है, तो इथेनॉल में जो है टोटल नंबर ऑफ कार्बन जो है यानी कि N का वैल्यू है 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखते हैं तो C2 और H जो है कितना H हो जाएगा, तो 2 दूनी 4 2 6, तो C2H6O। जब इथेनॉल लिखते हैं तो आप फार्मूला में लिखते हैं C2H5OH, यही है ना, इथेनॉल का फार्मूला यही है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है कार्बन 2 है और जो है हाइड्रोजन केवल कितना है 6 है हाइड्रोजन, और ऑक्सीजन 1 है। तो इस तरह से जो है ये जो है एल्केनॉल का जनरल फार्मूला हो जाता है CnH2n+2 O, ठीक है। तो आप इनको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विक्टर मेयर परीक्षण नहीं देता है, विक्टर मेयर टेस्ट इज नॉट गिवन बाय। तो विक्टर मेयर टेस्ट जो है दोस्तों ये टर्सरी अल्कोहल जो होता है, टर्सरी अल्कोहल जो है विक्टर मेयर टेस्ट नहीं देता है। तो 19 का जो है सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए, टर्सरी अल्कोहल। CH3 ये COH जो है एक प्रकार का टर्सरी अल्कोहल है और ये जो है विक्टर मेयर टेस्ट नहीं देता है। और विक्टर मेयर टेस्ट जो है दोस्तों ये प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल और टर्सरी अल्कोहल के बीच का जो है डिफरेंस बताने के लिए है इसका यूज किया जाता है विक्टर मेयर टेस्ट का, ठीक है। और जिसमें से जो है विक्टर मेयर टेस्ट टर्सरी अल्कोहल नहीं देता है। तो 19 का सही आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ग्लिसरॉल है एक, ग्लिसरॉल इज ए। तो
ग्लिसरॉल जो है दोस्तों एक प्रकार का ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल होते हैं, क्योंकि इसमें जो है 3 OH ग्रुप होते हैं। अगर इसका स्ट्रक्चर देखेंगे आप तो इसका स्ट्रक्चर होता है यहाँ पर OH, यहाँ पर OH, ठीक है, और यहाँ पर OH। आप देख सकते हैं ये जो है 3 OH होते हैं जिसे कहते हैं ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल, ठीक है। तो 20 का जो है सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी। और जो है प्रत्येक कार्बन को जो है इसमें जो हाइब्रिडाइजेशन होता है ये sp2 होता है। सॉरी दोस्तों, इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होगा प्रत्येक कार्बन का जो है sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है, ठीक है। ये गलती से हो गया यहाँ पे मिस्टेक। तो यहाँ पर जो है ग्लिसरॉल जो है ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल है, ठीक है। तो 20 का जो है सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है। प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है। नेचुरल रबर इज ए पॉलीमर ऑफ। तो नेचुरल रबर जो है दोस्तों ये पॉलीमर होता है आइसोप्रीन का। तो 21 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर डी, आइसोप्रीन का। और ये क्वेश्चन दोस्तों बार बार पूछा जाता है एग्जाम में, तो आप इनको याद रखिएगा कि नेचुरल रबर का जो है पॉलीमर होता है कौन, आइसोप्रीन। यहाँ पर जो है आइसोप्रीन जो है एक मोनोमर है और बहुत सारे आइसोप्रीन मिलाकर जो है नेचुरल नंबर का निर्माण होता है, ठीक है। तो 21 का सही आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ग्रेफाइट का संरचना क्या है। विच इज द स्ट्रक्चर ऑफ ग्रेफाइट। तो ग्रेफाइट जो है दोस्तों एक प्रकार का क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं और इसका जो है स्ट्रक्चर होता है ये होता है हेक्सागोनल। तो 22 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर सी, हेक्सागोनल। और हेक्सागोनल स्ट्रक्चर जो ग्रेफाइट का होता है और इस ग्रेफाइट में जो भी कार्बन उपस्थित होते हैं दोस्तों, इस सभी कार्बन का जो है हाइब्रिडाइजेशन होता है sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है सभी कार्बन। तो आप इनको भी याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अंतःकेंद्रित एकक कोशिका में कण के आयतन का अनुपात है द फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम ऑक्युपाइड इन बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल। तो बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल में दोस्तों ऑक्युपाइड वॉल्यूम होता है ये होता है 68%, और जो है वैकेंट होता है ये होता है 32%। और अगर 68% का जो है अगर आप फ्रैक्शन निकालेंगे तो 68/100 ये हो जाएगा 0.68। तो 0.68 जो है इसका ऑक्युपाइड वॉल्यूम हो जाएगा किसका, तो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल का। तो 23 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर बी, 0.68। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि वाष्प घनत्व का आपेक्षिक अवनमन समानुपाती होता है द रिलेटिव लॉडिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड इज प्रोपोर्शनल टू। जो रिलेटिव लॉडिंग वेपर प्रेशर होता है दोस्तों सॉलिड का, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉलिड का, ठीक है। तो 24 का जो है सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉलिड, जिसको हिंदी में कहते हैं घुल के मल प्रभाज का जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। तो 24 का जो है सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित में कौन अभिव्यक्ति सही है इनमें से कौन जो है एक्सप्रेशन जो है ट्रू है। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज ट्रू। तो देखिए दोस्तों ये जो है आप पढ़े होंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जो है Q जो है Q इजकल टू IT होता है। Q इजकल टू I, जहाँ पर Q जो है चार्ज है, I जो है करेंट है और T जो है टाइम है। तो यहाँ से जो है I का जो है एक्सप्रेशन होगा, I का एक्सप्रेशन होगा Q/T, ठीक है। तो ये जो है इसका सही एक्सप्रेशन होगा, यानी कि धारा इजकल टू होगा चार्ज बाय समय। तो 25 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर I इजकल टू Q/T। तो B जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।